एक नंबर जीएस में हमने भारत का भौगोलिक वर्गीकरण शुरू किया था, जिसमें हमने उत्तर की पर्वत मालाएं यानी हिमालय वाला भाग और उत्तर के विशाल मैदान जिसमें गंगा यमुना के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान, ये हिस्सा पढ़ लिया था। फिर बीच में मध्य प्रदेश का भौगोलिक भाग और बता दिया गया था, तो बीच में ये चैप्टर रुक गया था। अब कंटिन्यू में आज हम इसका तीसरा हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार और जो तटीय मैदान वाला भाग है, ये भी आज इसे कंप्लीट कर लेंगे हम इसी से, तो हम उसको भी आज इसके अंतर्गत देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने पहला हिस्सा आज का देखना है इसके अंतर्गत भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय होता कौन सा है, प्रायद्वीपीय कहते किसे हैं। तो ऐसा स्थल जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीपीय कहलाता है। ऐसा स्थल जो तीनों ओर से कैसे समुद्र से घिरा हो वो प्रायद्वीपीय हिस्सा कहलाता है। ठीक है, तो मैं आप इसके लिए मैं थोड़ा आप तो ऐसा स्थल जिसका भाग जो है तीनों समुद्र से घिरा हो, तीनों ओर से, प्रायद्वीपीय कहलाता है। यह प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का अंग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर है। पश्चिम में काठियावाड़ जो गुजरात के अंदर का हिस्सा है से लेकर पूरब में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर जो कि झारखंड के पास है, और दक्षिण में अन्नामलाई तक जो पहाड़ियां हैं, कार्डेनम हिल, इलायची की पहाड़ियों तक फैला है। तो इसका प्रसार बताया है कि ये किस किस हिस्से में फैला हुआ है। ठीक है, इसका वर्गीकरण बता रहे हैं वो सबसे पहले। तो इसके वर्गीकरण में हम पहले देखेंगे अरावली श्रेणी। तो वैसे तो मैंने इसको कल थोड़ा बहुत बताया था मध्य प्रदेश में, पर आज इसका पूरा पोर्शन अलग है इससे। तो भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर से पूर्व की ओर, भारत के उत्तर पश्चिम में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक 692 किलोमीटर तक फैला हुआ है अरावली पर्वत। गोंडवाना लैंड की उत्तर पश्चिम विस्तार में ये राजस्थान के पूर्वी मैदान को मरुस्थल से अलग करता है। ठीक है, यह अवशिष्ट वलित पर्वत का उदाहरण है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है, जो दिल्ली तक फैली है इसकी पहाड़ियाँ। ठीक है, और यहाँ दुर्लभ प्रकार के कई खनिज भी पाए जाते हैं। अगला पर्वतमाला है इसके अंदर, वो है हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये है कि यह वास्तविक पर्वत ना होकर भ्रंश किनारे पर स्थित कगार है। मतलब ये एक पर्वत का रूप ना होकर एक भ्रंश यानी घाटी को कहते हैं, भ्रंश घाटी है, उसकी कगार है। यह पर्वत मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। इस पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। ये नदी दरार या भ्रंश में बहती है। मैंने कहा था ना वो बीच में जो घाटियां बन रहती हैं। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार व उत्तर के मैदान के विभाजक के रूप में कार्य करता है। विंध्याचल पर्वत जो ऊपर के हिस्से को नीचे के हिस्से को बांटता है। अगला इसमें आता है सतपुड़ा पर्वत। कल बताया था आपको, सतपुड़ा पर्वत में एक महादेव श्रेणी है जो पचमढ़ी में वहाँ सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सारी कहानी कल मध्य प्रदेश वाले वीडियो में बताई गई थी। फिर भी आज देखें, विंध्याचल के दक्षिण में पश्चिम से पूरब की ओर, तो अगर हम ऊपर वाले पर्वत को देखें उसके दक्षिणी हिस्से में ये नीचे फैली हुई है। इस पर्वत के पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ जो गुजरात से हैं, और पूरब में मैकाल जो मध्य प्रदेश की पहाड़ी में स्थित है। दोनों के मध्य महादेव की पहाड़ी स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, पचमढ़ी में स्थित है। तो इस पर कई प्रश्न आते हैं, आप इसे देखें समझें। अगली है मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है और यहीं से आपकी वो नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल भी है। अगली पहाड़ियाँ हमारे पास अजंता की पहाड़ियाँ। तो अजंता की जो पहाड़ियाँ हैं वो बालाघाट श्रेणी और ऋषियन घाट के नाम से भी जानी जाती हैं, और ये तीनों महाराष्ट्र के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं जो पश्चिमी घाट में स्थित हैं। इनका विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर है। तो अजंता की पहाड़ियाँ बालाघाट श्रेणी व ऋषियन घाट जो हैं ये नीचे के इलाके में महाराष्ट्र के उत्तर में कह लो और उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। ठीक है, अगली है कलसोबाई की पहाड़ी। तो कलसोबाई की पहाड़ी महाराष्ट्र में
कल सुबाई की पहाड़ी महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र श्रेणी में स्थित पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1646 मीटर है। अगली है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यह पर्वत पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट अभी आपको नीचे पढ़ने को मिलेगा, तटीय मैदान उसमें आएंगे जी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के मध्य स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट दर्रा स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये, पालघाट केरल में मिलेगा। नीलगिरी पर्वत के सबसे ऊंची चोटी दो बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। तो ये आपको याद रखना होगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दो बेटा। अगली है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तमिलनाडु व केरल के बीच अन्नामुड्डी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामुड्डी, ऊपर वाली का नाम था दो बेटा, और ऊपर जो अरावली थी उसमें थी गुरु शिखर। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियों में गिनी जाती है तमिलनाडु में। तो आप इनके आंकड़े देख लो, 2637 से 2695 है, तो हिसाब से ये ऊंची हो गई। ठीक है, अगला हम देखेंगे इसमें इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ जो हैं केरल स्थित पश्चिमी घाट के दक्षिण में स्थित हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, केरल स्थित। एग्जाम में केवल इतना आता है इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ, तो बता सकते हैं केरल में। यह पहाड़ी का क्षेत्र इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला तापी नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली है। ठीक है, इसी को पश्चिमी घाट कहते हैं। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। समुद्र से इसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। यहाँ बरसात की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ हम इसका पठारी भाग भी देखेंगे। पठार ऐसे हिस्सों को कहा जाता है जो ऊंचे तो होते हैं पर नुकीले नहीं होते। इनका ऊपरी भाग समतल होता है। तो उसमें पहला पठार है, बड़ा फेमस है वो, छोटा नागपुर का पठार। एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है। झारखंड में स्थित है। तो झारखंड स्थित पठार जो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी छोर है, इसका विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तक है। इस पठार के अंतर्गत हजारी का पठार, रांची का पठार, राजमहल की पहाड़ियां आदि आती हैं। खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न होने के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। रूर जर्मनी का खनिज बाहुल्य वाला प्रदेश है। तो हम रूर क्यों कहते हैं, क्योंकि रूर नाम की जो जगह है वो जर्मनी में है। पारसनाथ छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ जो है वो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1368 मीटर है। इसके उत्तर में हजारी का पठार, दक्षिण में रांची का पठार। इसमें मुख्य रूप से अभ्रक, लोहा, खनिज आदि प्राप्त होते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है, तो झारखंड में है। और इसे रूर प्रदेश क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं और ऐसा ही स्थान जर्मनी में है, इसलिए उससे उसकी उपमा की गई है, तुलना की गई है। जैसे वो भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहते हैं, उसी तरीके से। तो डेट्राइट जो है वास्तव में एक जगह का नाम है अमेरिका में, तो वहाँ ऑटो पार्ट्स वगैरह बनाने के कारखाने। ऐसे ही अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहते हैं, तो मैनचेस्टर भी कपड़ों की मील के कारण। तो अगला है हमारे पास दक्कन का पठार दूसरे नंबर पे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित पठार, जिसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। यह पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला है, लेकिन मुख्य रूप से महाराष्ट्र में फैला है। इस पठार का निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है या बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। तो दक्कन का पठार जो है वो उसे दक्षिण का पठार भी कह सकते हैं आप। तो दक्कन का पठार मुख्य रूप से महाराष्ट्र में फैला हुआ है, बाकी नीचे के जो राज्य हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वहां तक इसका प्रसार है। ठीक है, अगला है मेरे पास में तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना के पठार को हम देखेंगे तो दक्कन के पठार का अंग है ये, जो आंध्र प्रदेश के आंतरिक क्षेत्र में फैला है। इसका अधिकांश विस्तार कृष्णा नदी के उत्तर में है। तो तेलंगाना पठार अगर वास्तव में देखें तो दक्कन पठार का एक भाग है। कृष्णा नदी के दक्षिण में रायलसीमा का पठार स्थित है, रायलसीमा। ठीक है, अगला है हमारे पास कर्नाटक का पठार। दक्कन के अलावा पठार के दक्षिण में स्थित है। इस पठार का अधिकांश भाग लाल मिट्टी से बना है। तो ये कर्नाटक का पठार, तेलंगाना पठार सही मायने में दक्कन के पठार के नीचे के हिस्से हैं। अगला आता है हमारे पास मालवा का पठार।
मालवा का पठार का बहुत सारा हिस्सा मध्य प्रदेश राजस्थान में कवर होता है, थोड़ा सा हिस्सा गुजरात को टच करता है। तो कल इसका हमने डिटेल मध्य प्रदेश में देख लिया था, और इसमें काली मिट्टी पाई जाती है और कपास की पैदावार के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो इसका अधिकांश भाग जो है मध्य प्रदेश राजस्थान में फैला हुआ है, बाकी मैंने आपको बताया 3 राज्य में है। ठीक है, काली मिट्टी की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। अब हमारे पास हमने जो इसका भौतिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे उसमें हमने प्रायद्वीपीय पठार देख लिया। अब हम तटीय मैदान देखेंगे आज। इससे हमारे चैप्टर आज के दिन में यहाँ एंड हो जाएगा। तो तटीय मैदान में हम देखने हैं नीचे, तो इसके तटीय मैदान को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। अगर आप भारत के नक्शे को देखें तो एक तरफ है पश्चिमी तट और एक तरफ मिल जाएगा आपको नीचे की साइड, थोड़ा सा देखेंगे आप, वो मिलेगा पूर्वी तट। 2 ही हिस्से हैं। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट इनको बांटा गया है, थोड़ा सा इनको भी देखेंगे हम। तो आप अगर नक्शे के पश्चिमी हिस्से को देखेंगे जो समुद्र को नीचे टच करता है, तो उस पूरे पश्चिमी तट के हिस्से को हम आज देख रहे हैं। तो उसके अंतर्गत पश्चिमी तट का समुद्री मैदान जो है वो पूर्व की अपेक्षा अधिक ऊंचे नहीं है, इस कारण यहाँ बंदरगाह विकसित नहीं हो पाए हैं। तो जितने ज़्यादा पूर्वी तट पे बंदरगाह उतने पश्चिमी तट पे कम है। पश्चिमी तटीय मैदान में नर्मदा नदी का तट 13 मीटर सबसे ऊंचा है। तो नर्मदा नदी मतलब भरूच के पास आती है, तो वाले इलाके की बात कर रहे हैं जी। तो इसका थोड़ा विस्तार है जो हम बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से है। तो पश्चिमी तट पहला है, पश्चिमी तट सूरत से कन्याकुमारी तक सक्रिय जलोढ़ मिट्टी के रूप में फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी वो जो नदी के द्वारा पानी के मतलब बहा के लाई जाती है, जिसके बीच पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। इसकी अधिकतम चौड़ाई 80 किलोमीटर और न्यूनतम चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर है। तो ये गुजरात से शुरू हो रहा है, सूरत से, और कन्याकुमारी तक का जो नीचे का हिस्सा है तमिलनाडु में, वहाँ तक ये फैला हुआ है। इसके बीच के कुछ हिस्से उनके नाम है। पहले हिस्से का नाम है काठियावाड़ी तटीय मैदान। ये कच्छ से काठियावाड़ तक फैला तटीय मैदान है जहाँ समुद्री निक्षेप की प्रधानता है। इसके बाद इसके नीचे का हिस्सा है, उसे कहते हैं कोंकण का तटीय मैदान। उत्तर में सूरत से लेकर गोवा तक, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, 500 किलोमीटर तक ये फैला है। यह निमज्जित तट है, यह तट गुजरात और महाराष्ट्र तक फैला है। फिर आता है इसके बाद अगला नीचे का हिस्सा, और उसको कहते हैं मालाबार तट। तो मालाबार तट जो है वो गोवा से कन्याकुमारी तक फैला है, इसे कन्नड़ तट भी कहा जाता है। इस तट पर लैगून झील स्थित है। यह उन्मज्जित तट का उदाहरण है। इस तट पर कर्नाटक व केरल राज्य स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, आपके लिए पूछा जाता है मालाबार तट पर कौन से राज्य स्थित हैं। इस तट पर सदा हरित वृक्ष पाए जाते हैं। वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। यह तट मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट कम चौड़ा है, ककरीला व पथरीला है। तो पूर्वी तट यानी ज़्यादा चौड़ा मिलेगा और ये पश्चिमी तट कम चौड़ा है। ठीक है, इस तट पर ईसाई संस्कृति का प्रभाव अधिक होने के कारण हिंदू धर्म संस्कृति का विकास कम हुआ। तो इस हिस्से में आप गोवा वगैरह देखेंगे तो वहाँ पाश्चात्य संस्कृति या क्रिश्चियन संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव है। अब हम दूसरा हिस्सा देखते हैं, उसके अपोनेंट में जो आएगा पूर्वी तट। ये बंगाल की खाड़ी की साइड होता है और वो मन्नार की खाड़ी की साइड होता है। उसे अपन उसका दूसरा नाम भी होता है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। तो अपन पूर्वी तट देख लेते हैं, फिर अपने को ध्यान आ जाएगा। उसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, उसको मन्नार की खाड़ी। ठीक है, चलिएगा। तो बंगाल की खाड़ी के किनारे तटीय जो मैदान हैं, जो गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियों के कारण बड़े मैदानों का निर्माण हुआ इस इलाके में। जैसे वहाँ बांटे हुए थे अपन ने हिस्से, मालाबार तट, कोंकण तट, काठियावाड़ी तट, वैसे ही यहाँ के हिस्से भी बांटे गए हैं। तो यहाँ के हिस्सों में पहला आता है कोरोमंडल तटीय मैदान। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट है ये। तमिलनाडु में से तमिल का मैदान, आंध्र प्रदेश में से आंध्र तटीय मैदान कहते हैं। तमिलनाडु में कावेरी नदी के तटीय डेल्टा बनता है यहाँ पर कावेरी नदी के द्वारा, जिसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। यह तट पश्चिमी तट की तुलना में ज़्यादा कटा फटा है। आंध्र के तट पर पुलिक्कट झील भी है, जो एक लैगून झील है। ये लैगून झील, यहाँ लैगून झील अधिक पाई जाती हैं। समुद्र के किनारे वाली झीलों को लैगून झील कहा जाता है। सीधी बात यह है। धान का कटोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे धान की उत्पादन होती है। इसमें अगला तट है हमारे पास उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार उड़ीसा का एक तट है,
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान रखनी होगी। उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम है। यहाँ चावल जूट की खेती सर्वाधिक होती है तथा चिल्का झील यहाँ पर स्थित है, जैसे पुल्लीगढ़ झील वहाँ थी। तो इस तरीके से भारत का जो भौगोलिक विवरण है वो खत्म होता है। तो इस हिस्से को आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको आने लगेगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कुछ बातें और बता देते हैं जो आपके काम आ जाएंगी। तो उसको देखने के लिए थोड़ा नीचे चलते हैं। इसमें हम भारत की स्थिति और विस्तार बता रहे हैं और भारत के पड़ोसी मुल्क बता देंगे। तो भारत की जो स्थिति और विस्तार जहाँ तक है तो उसमें बताया गया भारत की अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो इसका जो विस्तार है पश्चिम से पूरब की ओर है। तो पश्चिम में जो हिस्सा है वो गुहार मोती नाम की जगह है जो गुजरात में है, और पूरब में जो जगह किवीथू है वो जो अरुणाचल में है। यानी ये पश्चिम का और ये पूरब का आखिरी हिस्सा है नक्शे का। इसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, और इसका विस्तार जो है दक्षिण से लेकर और उत्तरी छोर तक है। तो दक्षिण में इसका जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है, और उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस तरीके से जो भारत के आखिरी बिंदु हैं जो आपको भी बताए गए हैं। इसके अलावा हम भारत की थल सीमा की बात और करते हैं यहाँ पे। तो भारत की थल सीमा कहती है कि भारत जो है 7 पड़ोसी देशों से चिपका हुआ है, मिला हुआ है। उनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और चीन है। श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा बनती है, तो उसको नहीं पढ़ रहे हैं हम, स्थलीय सीमा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपको आंकड़ों के साथ थोड़ी सी बातें बता रहे हैं, समझ में आएंगी आपको। सबसे पहला देश है अफगानिस्तान। इसकी सीमा जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश को लगती है। अब केंद्र शासित हो गया इसलिए। इस सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर, ये आंकड़ा याद रखिएगा, और इंदिरा कॉल इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इंदिरा कॉल इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आता है। इंदिरा कॉल अभी बताया था आपको ऊपर कि वो भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा है। अफगानिस्तान के बाद आता है, अफगानिस्तान सबसे कम छूता है हमारे देश की सीमा को। अगला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों में गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, और केंद्र शासित में लद्दाख और जम्मू कश्मीर है छूते हैं, और इसके साथ लगभग 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है, और इसकी सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ भी है। ठीक है, अगला है नेपाल। तो नेपाल के साथ हमारी लगभग 1751 किलोमीटर की सीमा है, और इसके साथ हमारे 5 राज्य छूते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जो नेपाल से सटे हुए हैं। इसके अलावा अगला देश है भूटान। भूटान से 699 किलोमीटर लंबी सीमा है, और इसके साथ केवल 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ गलत प्रिंट हो गया, ये 4 है। जी 4 राज्य जो हैं वो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो तो पीछे लिखा हुआ है ये गलत है थोड़ा, आप इसको ना पढ़ें। अगला है चीन। चीन के साथ हमारी सीमा है 3488 किलोमीटर लंबी। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल 4 राज्य और 2 केंद्र शासित लद्दाख और जम्मू कश्मीर को टच करते हैं। और म्यांमार के साथ हमारी सीमा है 1643 किलोमीटर। इसमें 4 राज्य आएंगे, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, जो कि म्यांमार की सीमा को टच करते हैं। और सबसे लंबी सीमा जो बनती है वो बनती है बांग्लादेश के साथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। तो 4096 लगभग इसकी लंबाई है जो स्थलीय सीमा है, और ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम 5 राज्यों को टच करती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो रेड क्लिफ लाइन है वो पाकिस्तान और भारत के बीच में है, और इसका निर्माण 1947 में किया गया था सिरिल रेडक्लिफ द्वारा, अंग्रेज अधिकारी थे। और मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में है, और ये 1914 में बनाई गई थी सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। और ड्यूरंड रेखा है, जब ये बनाई गई थी 1896 में, तो मुख्य रूप से बनाई गई थी भारत और अफगानिस्तान के मध्य। अब चूंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया और ये अब आ गई है मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पर फिर भी कुछ हिस्सा जो है वो अभी भी है। तो इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है ड्यूरंड रेखा का पीओके के अंतर्गत आता है, जो अफगानिस्तान को अलग करती है, और ये सबसे छोटी सीमा रेखा भी है भारत की। तो पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर। तो इन नोट्स को आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, इनसे कोशिश करेंगे, याद हो जाएगा आपको।